चलिए आज का चैप्टर है हमारा दैनिक जीवन में रसायन, क्लास 12 के केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित में कौन जलीय माध्यम में रंगहीन घोल बनाता है? आप एक बात ध्यान रखिएगा, जिस आयन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट रहता है तब वो रंगीन देगा। कैसा घोल बनाएगा? रंगीन। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर किसी आयन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तब वो कैसा घोल देगा? रंगहीन। यानी रंगहीन होने के लिए अनपेयर्ड ना होना चाहिए, रंगीन होने के लिए अनपेयर्ड का होना जरूरी है। यानी रंगीन घोल कब देगा? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तब। और जब रंगहीन कब देगा? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा तब। तो अब ये तो चेक करना पड़ेगा कि किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, नहीं तो हम इसमें सिखा देते हैं। जैसे आपका ऑप्शन क्या क्या था? एक एस्कैनेडियम था, टाइटेनियम था, वेनेडियम था और क्रोमियम था। चलिए कंटिन्यूअसली लिख लेते हैं। एस्कैनेडियम एटॉमिक नंबर 21, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। अगर आप इसको अरेंज करते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1, 4s2। अब बात आया Sc3+ का, यानी ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है। तो जब ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो उस कंडीशंस में यहां से देखिए, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन इनके चले जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से भी चला जाएगा। 2 यहां से जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से भी चला जाएगा। तो अगर बात करते हैं इसका, तो अब इसके आउटर मोस्ट में तो ये p बच गया जिसके पास 3 ऑर्बिटल्स हैं। बात करेंगे इलेक्ट्रॉन का, तो सभी में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, मतलब इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। एस्कैनेडियम में नहीं, एस्कैनेडियम 3+ में, Sc3+ में कोई भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। यानी ये कैसा घोल देगा? रंगहीन। आंसर हमारा बाबू मिल गया है, लेकिन फिर भी और भी 2 को चेक कर लेते हैं। और क्या था? एस्कैनेडियम के अलावे इसमें टाइटेनियम, जिनका 22। चलिए, ये तो एस्कैनेडियम हो गया। टाइटेनियम Ti एटॉमिक नंबर 22। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d2। तो इसको भी अरेंज करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d2 और 4s2। अब हमको लाना है Ti3+, यानी इसको 3 इलेक्ट्रॉन ये भी किसी दूसरे को डोनेट करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसका यहां से जाएगा क्योंकि आउटर मोस्ट से ही इलेक्ट्रॉन देते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा। अब आउटर का बात करें तो 3d के पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। 5 ऑर्बिटल्स हमने बना दिया। अब इनके पास ये फर्स्ट ऑर्बिटल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो बोलिए ये पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है? अनपेयर्ड। तो आपको पहले ही बता दिए हैं कि अगर किसी आयन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तब वो रंगीन देगा, और अगर अनपेयर्ड नहीं है तो रंगहीन देगा। ये कैसा घोल दिया था? रंगहीन। लेकिन इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये रंगीन घोल देगा। कैसा घोल? रंगीन। बात समझ में आई? चलिए, अगर आई तो आगे भी देख लेते हैं। 23 है ना। वेनेडियम, वेनेडियम
23। कॉन्फ़िगरेशन का बात करें 1s2 2s2 2 पे 6 3s2 3 पे 6 4s2 3d3। ठीक है, अरेंज करेंगे 1s2 2s2 2 पे 6 3s2 3 पे 6 4s नहीं सॉरी 4s पहले नहीं आएगा, पहले इसमें आएगा 3d3, तब उसके बाद 4s2 हो जाएगा। अब बात करें डोनेशन का तो 3 इलेक्ट्रॉन यहां से 2 चला जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपको आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो पहले उस एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के और उसको ऑर्बिट वाइज अरेंज कर लेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रॉन का डोनेशन या एक्सेप्शन करेंगे। ऐसा नहीं कि यहां 3d3 है तो 3 यहां से दे दिए, ऐसा नहीं, ये गलती हो जाएगा फिर। तो अगर यहां देखेंगे तो इसमें से एक चला गया, बचा 2, तो बॉक्स बनाएंगे, इसके पास भी इनके ऑर्बिटल में भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। तो जहां अनपेयर्ड बचा वो कैसा घोल देगा, रंगीन, और अगर अनपेयर्ड नहीं बचता तो वो हो जाता रंगहीन। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आपके एग्जाम में वही ऑप्शन दे, आपको दूसरा ऑप्शन भी दे सकता है, लेकिन वहां दिमाग लगाना है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको पता चलेगा कि कौन जलीय विलयन में रंगीन घोल देगा और कौन जलीय विलयन में रंगहीन घोल देगा। कोई दिक्कत है? कॉन्सेप्ट तो जरूर समझ में आ गया होगा कि कौन रंगीन दे रहा है और कौन रंगहीन दे रहा है। रंगहीन देने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नहीं होना चाहिए और रंगीन देने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये दोनों देखे, क्रोमियम में भी देख ही लेते हैं, जो कंफ्यूजन है वो क्लियर कर लेंगे। क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, कॉन्फ़िगरेशन का बात करें 1s2 2s2 2 पे 6 3s2 3 पे 6 4s1 और 3d5। अगर कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखने नहीं आता है तो आपको इसका वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा इसके डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख के जान ले सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं कैसे हैं। तो अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग अरेंज करते हैं। अगर अरेंज करेंगे तो 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2 पे 6 हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा, 3 पे 6 हो जाएगा, 3d5 हो जाएगा और आउटर मोस्ट है 4s1। हमको देना कितना है तो 3, क्योंकि Cr3 प्लस लाना है तो 3 प्लस के लिए 1 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाएगा। तो अब फिर लास्ट में डी ही बचा, इसमें भी प्रेजेंट ऑर्बिटल्स 5 होंगे, 1 2 3 4। तो यहां भी अनपेयर्ड बच ही गया और जब अनपेयर्ड बच गया तो ये घोल देगा रंगीन। बात समझ में आया? हमको क्वेश्चन क्या बोला था कि कौन रंगहीन देता है, तो रंगहीन हमको कौन दे देगा, Sc3 प्लस, यानी आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। बोला क्लोरामाइसिन का उपयोग कौन सी बीमारी में किया जाता है, तो क्लोरामाइसिन का उपयोग टाइफाइड नामक बीमारी में करते हैं। एक मेडिसिन है जिनका इस्तेमाल हम किस बीमारी को दूर करने के लिए करते हैं, तो टाइफाइड का नाम आप लोग सुने होंगे। टाइफाइड को दूर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्लोरामाइसेटिन। कौन सा? क्लोरामाइसेटिन। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका प्रयोग साबुन में हो सकता है? ये देखिए ध्यान से, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है साबुन का, ये स्ट्रक्चर किनका है? साबुन का। आप देख के बता सकते हैं कि इन सब जगहों पर CH तो है और यहां C है, O है और Na है। क्या है? Na है। ऑप्शन खोज लीजिए, C17H35 और COONA है। आंसर तो यही लग रहा है, बाकी में भी देख लेते हैं। ऐसा नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। हमारा आंसर करेक्ट होगा ए, यानी किसका प्रयोग साबुन में हुआ? साबुन में हुआ तो C17H35 COONA। हाँ, वही वाला साबुन जो हम लोग लगाते हैं।
आगे क्वेश्चन, साबुनों के लिए सीएमसी, सीएमसी का फुल फॉर्म दिया हुआ है। क्रिटिकल मिसल्स कंसंट्रेशन, क्रिटिकल मिसल्स कंसंट्रेशन का मान कितना होगा? तो 10 टू द पावर -4 से 10 टू द पावर -3 मोल पर लीटर होता है, यानी करेक्ट आंसर इसका होगा सी। साबुन के लिए क्रिटिकल मिसल्स कंसंट्रेशन का मान कितना होगा? तो 10 टू द पावर -4 से 10 टू द पावर -3 मोल पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रति जीवाणु किसके प्रति सक्रिय है? एक है, देखिए दो टाइप का, एक विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रति जीवाणु होता है और एक संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रति जीवाणु। प्रति जीवाणु, जीवाणु के अपोजिट काम करने वाला, प्रति जीवाणु मतलब जीवाणु के अपोजिट काम करने वाला। नीचे शायद बढ़िया से दिख नहीं रहा होगा, ये लिख दिया गया है, नोट आउट कर दिया गया है कि संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रति जीवाणु सामान्यतः एक ही प्रकार के जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी होते हैं। कितने प्रकार का? एक ही प्रकार का। तो देखिए, तो ये करेक्ट आंसर इसका ए होगा, ग्राम ग्राही यानी ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव। क्लास 11 की बायोलॉजी में आपको पढ़ना था ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जीवाणु के बारे में। तो ये ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव जीवाणु दोनों में से किसी एक पे ही काम करेगा। ये फिक्स दे दिया है कि सिर्फ इसी पर, तो नहीं, दोनों में से किसी पे भी काम कर सकता है। एकल ऑर्गेनिज्म या एक रोग ऐसा नहीं है, ये जीवाणु को नष्ट करने का काम करता है। ग्राम पॉजिटिव या ग्राम तथा ग्राम नेगेटिव नहीं, दोनों पे नहीं, दोनों में से किसी एक पे। जैसे मान लीजिए अगर कोई प्रतिजैविक है एक्स नाम का, तो हो सकता है कि एक्स नाम का प्रतिजैविक सिर्फ ग्राम पॉजिटिव पर काम करे। ऐसा हो सकता है कि एक्स नाम वाई नाम का प्रतिजीवाणु वो ग्राम नेगेटिव पर काम करे, ऐसा हो सकता है। यानी दोनों में से किसी एक पर काम करेगा। संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु जो है वो किसी एक जीवाणु के लिए सक्रिय होते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वह यौगिक जो केंद्रीय तंत्रिकीय सिस्टम पर प्रति अवसाद, ये बेचैनी उचैनी वाला मामला है, के रूप में काम करता है, यानी कि उसको कम करने का काम करता है, वो किस वर्ग में शामिल है? उसको प्रशांतक बोलते हैं। यानी जब बेचैनी उचैनी हो तो जिस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं उस मेडिसिन को प्रशांतक ग्रुप में रखा गया है, यानी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा प्रशांतक। आगे, एक्विनील क्या है? एक्विनील एक प्रशांतक है, एक्विनील एक प्रशांतक है, कोई दिक्कत नहीं, साफ शब्द में लिखा हुआ है। यह नीचे इसके लिए कुछ डिस्क्रिप्शन भी है कि यह एक औषधि है। एक्विनील क्या है? एक मेडिसिन है जो अधिकतर तनाव, बोले बिना, एवं चिंता संबंधी विकारों को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए उपयोग की जाती है। हाँ, आप लोग के लिए ज्यादा थोड़ा उपयोगी हो सकता है क्योंकि आप लोग को टेंशन बहुत ज्यादा हो जाता है। एक तो इधर टेंशन, एग्जाम का भी प्रेशर हो सकता है, प्यार मोहब्बत वाला भी प्रेशर हो सकता है, चिंता भी हो सकता है। वही माय गॉड, अगर एग्जाम में बढ़िया नंबर नहीं आया तो हो सकता है मेरी वाली का सेटिंग दूसरे के साथ हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो एक्विनील का उपयोग हम लोग करते हैं प्रशांतक के रूप में। किसके रूप में? प्रशांतक। तो जब भी टेंशन हो जाए कि अगर मेरी वाली छोड़ के दूसरे के पास चली गई है तो इस एक्विनील का इस्तेमाल कर ले सकते हैं, क्योंकि वो आपको तनाव और चिंता मुक्त कर देगा। वो मेडिसिन है, वो ये नहीं कि लड़की है, ये मेडिसिन है जो क्या करता है? तनाव और चिंता मुक्त करता है, यानी प्रशांतक के रूप में काम करता है। निम्नलिखित में कौन साबुन के झाग बनाने के गुण में वृद्धि करता है? ये आप लोग बहुत बढ़िया से जानते हैं। साबुन वो झाग बनाने के लिए हम लोग सरफ को डाल दिए, ऐसे जोर से हिलाते हैं, झाग बन जाता है। तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम रेजिनेट, सोडियम रेजिनेट का। करेक्ट आंसर इसका बी होगा। साबुन के झाग बनाने में वृद्धि कौन करता है? तो सोडियम रेजिनेट। कौन करता है? सोडियम रेजिनेट। साबुन में ग्लिसरॉल काहे मिलाया जाता है जी? तो साबुन में ग्लिसरॉल मिलाया जाता है झाग में वृद्धि के लिए। सोडियम रेजिनेट जो पीछे पढ़ रहे थे वैसे ही काम करता है ग्लिसरॉल भी। साबुन में इसीलिए ग्लिसरॉल को मिलाया जाता है ताकि झाग ज्यादा बने। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन भोजन के पोषण मान को नहीं बढ़ाता है?
तो भोजन के पोषण मान को खनिज, विटामिन, मिनरल। कृत्रिम मधुरक, मधुरक के बारे में आप लोग जाने होंगे, ये भोज्य पदार्थ को मीठा करता है। ये भोज्य पदार्थ को कैसा करता है? मीठा, एकदम मिठाई जैसा बना देगा। और कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल मधुरक। कैसा मधुरक? आर्टिफिशियल। ऐसे आप लोग मधुरक के रूप में C12H22O11, इसका नाम चीनी है, ये भी तो मीठा लगता है जी, तो ये भी मधुरक के जैसा ही काम करता है, लेकिन ये कृत्रिम नहीं, ये कैसा होता है? प्राकृतिक। लेकिन यहां ऑप्शन में आपका कृत्रिम मधुरक दिया हुआ है, खनिज, विटामिन और एमिनो अम्ल। तो कृत्रिम मधुरक ऐसा पदार्थ है जो भोजन के पोषण मान को नहीं बढ़ाता है। ऐसा नहीं है कि अगर ज्यादा कृत्रिम मधुरक डालिएगा तो आप मोटे हो जाइएगा या पतले हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कृत्रिम मधुरक पोषण मान को नहीं बढ़ाता है। बिथियोनल का साबुन में उपयोग किया जाता है, यह किसका काम करता है? आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे साबुन हैं जो एंटीसेप्टिक के रूप में काम करते हैं। क्लास में आपको पढ़ा दिया गया है कि एंटीसेप्टिक हम किसको बोलते हैं। तो यानी बेथियोनेल का जो उपयोग है साबुन में, एंटीसेप्टिक के लिए करते हैं। यार जिस साबुन में बेथियोनोल अगर उपस्थित है तो वो साबुन एंटीसेप्टिक के जैसा काम करता है। निम्न में से कौन सही नहीं है? तो अब तो पढ़ना पड़ेगा भाई, कौन सही है। पहले तो यह जानकारी होनी चाहिए ना कि कौन सही है, तभी तो पता चलेगा कि कौन सही नहीं है। बोला 0.2% फिनॉल का विलयन एक प्रतिरोधी है, जबकि 1% विलयन विसंक्रामी। हाँ, ये बात सही है। क्लोरीन तथा आयोडीन प्रबल विसंक्रामी है, ये भी सही है। बोरिक अम्ल तथा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विलयन प्रबल प्रतिरोधी ना, प्रबल तो ना है। विसंक्रामी जीवित कोशिकाओं के लिए हानिकारक, ये सही है। ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोरिक अम्ल तथा हाइड्रोजन पेरोक्साइड विलयन का प्रबल प्रतिरोधी नहीं है। आपसे पूछा था कौन सही नहीं है, तो ये सी सही नहीं है। निम्नलिखित में कौन प्रतिहिस्टामिन, हिस्टामिन का जस्ट अपोजिट, प्रतिहिस्टामिन के रूप में उपयोग होता है? तो प्रतिहिस्टामिन के रूप में देख लीजिएगा, प्रतिहिस्टामिन कहते किसको है? तो एलर्जी और एलर्जी प्रतिक्रियाओं का इलाज करने के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं का एक वर्ग है। एंटीहिस्टामिन क्या है? तो एलर्जी के अपोजिट काम करता है। वो किसके अपोजिट? एलर्जी के अपोजिट। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरमफेनिकॉल, डाइफेनाइल, हाइड्रोक्सामिन, नोरोविड्रोम, ओमप्रोजोल। ये सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। 13 का आंसर सी हो जाएगा इसका करेक्ट। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित में कौन प्रति अवसादक के रूप में व्यवहृत मतलब उपयोग होता है? प्रति अवसादक के रूप में, वही प्रशांतक। प्रति अवसादक क्या? प्रशांतक। इसको आप क्या लिख सकते थे? प्रशांतक। तो प्रशांतक के रूप में ये, माय गॉड, फोटो भी आ गया है ना। इक्विनील का किसका प्रयोग करते हैं? इक्विनील का। किसका प्रयोग करेंगे? इक्विनील का। आपको बताया भी थे तुरंत, वहीं पे क्वेश्चन के बगल में भी क्वेश्चन था। इक्विनील क्या है? तो इक्विनील एक प्रशांतक है। आपसे पूछा प्रशांतक का उपयोग यानी प्रशांतक के रूप में किसका उपयोग करते हैं निम्नलिखित में? तो एक्वानील का। एक्वानील का या फोटो दिया हुआ है ऐसे। एंटीपायरेटिक का उपयोग होता है। एंटीपायरेटिक, देखिए एंटीपायरेटिक माने टेम्परेचर को कम करने वाला। एंटीपायरेटिक मतलब टेम्परेचर को कम करने वाला, पायरेटिक मतलब टेम्परेचर को बढ़ाने वाला। तो यहां बोला एंटीपायरेटिक, तो दर्द निवारण के लिए करता तो है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारा का सारा एंटीपायरेटिक दर्द निवारक ही हो। शरीर के तापमान को कम करने के लिए। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। एंटीपायरेटिक का उपयोग किस लिए करते हैं? तो शरीर के ताप को कम करने के लिए। समझ में आ रहा है ना? चलिए, आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। बोला यहां कि 2-एसीटॉक्सी बेंजीनोइक अम्ल किस रूप में प्रयोग किया जाता है? ज्वरनाशी के रूप में। एस्पिरिन का के बारे में लिखा हुआ, ये एस्पिरिन है। ये क्या है? एस्पिरिन। एस्पिरिन का प्रयोग हम लोग ज्वरनाशी में, सरदर्द ये सब भी करता है तो भी हम लोग एस्पिरिन का प्रयोग कर सकते हैं।
वह दवाई जो ज्वरनाशी व दर्दनाशक है, वह दवाई जो ज्वरनाशी और आम भाषा में पैरासीटामोल का नाम सुने होंगे, वो पैरासीटामोल दर्द को भी कम करने का काम करता है और साथ ही साथ आपको अगर बुखार हो यानी आपके बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो उस टेम्परेचर को भी कम करने का काम करता है पैरासीटामोल। तो पैराएसिटामिडोफिनॉल नाम लिखा है, ये ज्वरनाशी और दर्दनाशक दोनों के रूप में काम करता है। टू एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल, ए तो एस्प्रिन, आपको बताया भी पीछे अभी, ए एस्प्रिन का फोटो है, आप अपने कॉपी में नोट आउट कर लीजिएगा इसको, इसके पिक्चर को। एस्प्रिन का ही पिक्चर है, पिक्चर नहीं बोले, इनका फॉर्मूला है। ए बेंजीन है, यहां पे कार्बन प्रेजेंट है, COOH है, ये फिर यहाँ पे ये तो टोटल बेंजीन का स्ट्रक्चर है, वो है, फिर यहाँ C है, फिर वो है, यहाँ CH3 है। आप लोग इतना तो जरूर समझते ही हैं। आगे बढ़ते हैं। एड्स, ओ माय गॉड, ऐसा एड्स को रोकने के लिए कौन सी प्रयुक्त दवा है? एड्स को रोकने के लिए कौन सी दवा प्रयुक्त है? तो BHA। कौन सी दवा? BHA जो है वो एड्स को रोकने में काम आता है। ये स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, स्ट्रक्चर भी ध्यान दीजिएगा, शायद बाद में काम आए। नेक्स्ट, क्लोरोफॉर्म को एसीटोन से प्रतिक्रिया कराने के बाद कौन सा पदार्थ मिलता है? तो अगर आप क्लोरोफॉर्म को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में एसीटोन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एक ऐसी दवा बन जाएगा जिससे नींद आएगी, और उस दवा को हिप्नोटिक बोलते हैं। कौन सी दवा? हिप्नोटिक। तो ये कौन सी दवा बनाएगा? हिप्नोटिक दवा बनाएगा। कौन सी दवा? हिप्नोटिक। यानी कि उस दवा को खा करके आप अगर खाइएगा तो आपको नींद आने लगेगा। यानी क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के रिएक्शन के बाद जो कंपाउंड बनेगा, अगर आप उसका सेवन करते हैं तो उससे नींद आएगा, उसको हम लोग कहते हैं हिप्नोटिक। क्या बोलते हैं? हिप्नोटिक। नीचे वाला जो लाइन है उसको थोड़ा आप लोग पॉइंट आउट कर लेंगे कॉपी में भी, ताकि बाद में समझने में थोड़ा आसानी हो। निम्न यौगिक किस तरह प्रयोग किया जाता है? तो यौगिक का देखा फोटो। अगर आपको पीछे के क्वेश्चन का कुछ बात याद हो तो ये जो पिक्चर यानी फॉर्मूला है वह एस्प्रिन का फॉर्मूला है। किसका है? एस्प्रिन का। और एस्प्रिन का काम क्या था? तो ये दर्दनाशक का काम करता था। किसका काम करता है? दर्दनाशक का भी काम करता है और टेम्परेचर को भी थोड़ा कम करता है। तो ये हो जाएगा दर्दनाशक। 21 का करेक्ट आंसर है बी। बिना किसी लत, समझते ही हैं, आदत लग जाती है, बिना देखे मन नहीं लगता है। और परिष्करण के निम्न में कौन दर्दनाशक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? किसको? मतलब बिना लत ना, जैसे अब देखिए पैरासीटामोल एक ऐसा मेडिसिन है उसमें लत की कोई संभावना नहीं। दर्द खाइए, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि नहीं खाइएगा तो दर्द एकदम होने लगेगा। जैसे मान लीजिए किसी आदमी को लत लग जाता है, बिना देख ले मने नहीं लग रहा है, नींदे नहीं आ रहा है, बिना बतिये ले, बिना शराब पी ले उसको चैने नहीं है, बिना खैनिया खाने लेटेंगे नहीं हो रहा है, तो लत है। या बोला कि बिना किसी लत और परिष्करण के निम्न में कौन दर्दनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो एन एसिटल पैरा एमिनोफिनॉल। कोई दिक्कत है? इन सबको खाने से लत लग जाएगा, मतलब वो आदत बन जाएगी। एस्प्रिन क्या है? अभी पढ़े हैं ना, एस्प्रिन ज्वरनाशी है। ऑप्शन के हिसाब से यहां क्या हो जाएगा? ज्वरनाशी। अगर दर्दनाशक भी होता तो वो भी आंसर हो जाता। यहां है ऑप्शन में ज्वरनाशी, तो ज्वरनाशी लिख दिए हैं। ये दर्दनाशक भी है। ये एस्प्रिन क्या है? दर्दनाशक भी है। यानी करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। आगे बोला एमिनोक्सिलिन किसका अर्ध संश्लेषित परिष्करण है? तो ये तो पैरासीटामोल का है जी। एमोक्सिलिन किसका अर्ध संश्लेषित परिष्करण है? तो पैरासीटामोल का। यानी इसका करेक्ट आंसर है ए। इसका करेक्ट आंसर है ए।
एक विस्तृत स्पेक्ट्रम, हाँ आ गया ना, एक था संकीर्ण स्पेक्ट्रम, ये यहां है विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो विस्तृत यानी कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एक एंटीबायोटिक है जो दो प्रमुख जीवाणु समूह ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव पर काम करता है। यह सवाल बोला कि कौन है, इसमें आंसर आपको बताना है, तो क्लोरफेनिकॉल आंसर हो जाएगा। कौन आंसर होगा? क्लोरफेनिकॉल। 25 का करेक्ट आंसर डी है। डिटर्जेंट अणु के लिए निम्न में कौन सा कथन गलत है? गलत चुनना है तो पहले सही आना चाहिए। इनमें से अध्रुवीय कार्बनिक भाग और ध्रुवीय समूह होता है। यह आसानी से जैव विघटित नहीं होता है। यह वसीय अम्ल का सोडियम लवण है। यह सतही सक्रिय, डिटर्जेंट में वसीय अम्ल का सोडियम लवण नहीं होता है, यानी इसका गलत पॉइंट ये वाला ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह दवाई जो ज्वरनाशी व दर्दनाशक है, जो ज्वरनाशी दर्दनाशक है, तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा? पैरासीटामोल का ही कॉम्बिनेशन पैरा एसिटामिडोफिनॉल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 27 का डी हो जाएगा। एस्प्रिन, एस्प्रिन का फोटो भी आ गया। एस्प्रिन क्या है? तो एसिटल सैलिसिलिक अम्ल है। एस्प्रिन क्या है? एसिटल सैलिसिलिक अम्ल है। सैलिसिलिक अम्ल के बारे में आपको क्लास में पढ़ाया गया है, आप उसमें नोटिस कीजिएगा कौन कौन सा प्रेजेंट रहता है, तो किसको सैलिसिलिक अम्ल बोलते हैं। फॉर्मूला को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, वो ये एस्प्रिन का फोटो है। ये किसका फोटो है? एस्प्रिन का। एस्प्रिन ये बार बार आ रहा है, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। एसिटल सैलिसिलिक अम्ल। 2-एसिटॉक्सी बेंजीनोइक अम्ल किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये 2-एसिटॉक्सी बेंजीनोइक अम्ल, फिर वही चीज एस्प्रिन वाला ही क्वेश्चन आ गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ज्वरनाशी, कौन सी नाशी? ज्वरनाशी के रूप में। निम्न में से किस प्रकार की औषधियां बुखार कम करती है? तो जो ज्वरनाशक होगा एंटीपायरेटिक होगी। एंटीपायरेटिक मतलब टेम्परेचर को कम करने वाला, तो जो टेम्परेचर को कम करने वाला होगा वही बुखार को कम करेगा, तो ये ज्वरनाशी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल पूछेंगे तो पैरासीटामोल तो इसका सबसे पॉपुलर मेडिसिन है। शेलॉल क्या है? शेलॉल क्या है? फोटो देखा, फोटो है ना, देखिए ये फोटो है फिनाइल सैलिसाइलेट का, यानी फिनाइल सैलिसाइलेट जो है वह एक प्रकार का शेलॉल है। करेक्ट आंसर है इसका बी। करेक्ट आंसर बी। थोड़ा इसका पिक्चर ये सब कॉपी में पॉइंट आउट करते चलेंगे ताकि समझने में आसानी होगी। फिर सवाल, शेलॉल होता क्या है? सेलोल क्या होता है? ये क्या है सेलोल? तो एंटीसेप्टिक है। सेलोल क्या है? एंटीसेप्टिक है। सेलोल एक प्रकार का एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक समझते हैं। पैरासीटामोल का उपयोग किया जाता है अब बुखार को कम करने के लिए, एंटीपायरेटिक के रूप में करते हैं। पैरासीटामोल का उपयोग क्यों करते हैं? तो एंटीपायरेटिक के रूप में। किसके रूप में? एंटीपायरेटिक के रूप में। कोई दिक्कत? एंटीपायरेटिक के रूप में। एंटीजन को बेनिस्ट करता है। एंटीजन को बेनिस्ट करता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक जो मेडिसिन है वो एंटीजन को नष्ट करने का काम करता है। एंटीजन उत्पन्न कैसे होता है? जब हमारे बॉडी के अंदर अगर रोगाणु प्रविष्ट कर जाते हैं तो एंटीजन का निर्माण करते हैं जो हमको रोग ग्रसित बना देता है, यानी कि रोगग्रस्त कर देता है, और उसी को मारने के लिए आता है एंटीबायोटिक। तो एंटीजन को बेनिस्ट कौन करता है? तो एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या करता है? एंटीजन को बेनिस्ट करता है। एंटीजन बनता कैसे है? जब हमारे शरीर के अंदर कोई रोगाणु प्रवेश कर जाता है। क्लोरामफेनिकॉल क्या है? क्लोरामफेनिकॉल क्या है? ये एक प्रकार का एंटीहिस्टामिन है। क्लोरामफेनिकॉल क्या है? तो यह एक प्रकार का, क्लोरामफेनिकॉल एक प्रकार का ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। यह ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मतलब विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ये दो प्रकार के प्रतिजीवाणु को, या सॉरी जीवाणु को नष्ट करने का काम करेगा। 35 का
करेक्ट आंसर है डी। 35 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। डेटॉल में उपस्थित एंटीसेप्टिक कौन है? डेटॉल में उपस्थित एंटीसेप्टिक तही तरह नहीं है क्लोराजेनॉल नॉल। ये डेटॉल में प्रेजेंट ये कंपाउंड है जो एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है। ध्यान दीजिएगा, कुछ समय पहले आप पढ़ चुके हैं कि साबुन में बिथिनॉल का हम मिश्रण क्यों करते हैं, उसको एंटीसेप्टिक बनाने के लिए। तो यहां बिथिनॉल डिटॉल में नहीं होता है, डिटॉल में एंटीसेप्टिक के रूप में रहता है क्लोरोजालेनॉल। निम्न में किसका प्रशांतक के रूप में उपयोग होता है? तो अभी आप पढ़े ही हैं इक्विनॉल का। किसका? इक्वेनिल का। किसका प्रयोग होता है? इक्वेनिल का प्रयोग होता है। फोटो देख ही रहे हैं नीचे। निम्न में कौन सबसे मीठा कृत्रिम शुगर है? ये देखिए, आपको सबका कृत्रिम मधुरक के बारे में पूरा डिटेल्स ही दिया हुआ है कि एक एस्पार्टेम होता है। यह सबसे व्यापक और अधिक उपयोग में लाया जाने वाला, यह लाया जाता है। यह सुक्रोज से 100 गुना, कितना गुना? 100 गुना ज्यादा मीठा होता है। ये इसका प्रयोग ठंडे पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक वगैरह में किया जाता है। आगे था एलिटेम, यह 2000 गुना सुक्रोज से ज्यादा मीठा होता है। इसका प्रयोग मिठास को नियंत्रित करना कठिन होता है। इसका प्रयोग अगर कर दे मिठाई में तब बड़ी मीठा लगेगा। सुक्रालोज जो है यह सुक्रोज की तुलना में 600 गुना अधिक, और सैकरीन जो है वो 200 गुना अधिक। तो एक बात सोचिए, सबसे ज्यादा मीठा कौन हो गया? ये 2000 गुना ज्यादा वाला, यानी एलिटेम आंसर होगा। कौन आंसर हो जाएगा? एलिटेम। याद रख लेंगे। ये चारों को आप थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, हो सकता है डायरेक्ट भी पूछ दे। कृत्रिम मधुरक से आप क्या समझते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो आप इतना भी लिख दीजिएगा तो आपको काम चलेगा। ऐसे कृत्रिम मधुरक का डेफिनेशन के बाद उसको 4 प्रकार में बांटा गया है। चारों के बारे में लिख देंगे कि उसका उपयोग कहां करते हैं और वह कितना गुना मीठा है। निम्न में कौन बैक्टीरियोटिक एक्टिव एंटीबायोटिक है? देखो, तो एमिनोग्लाइकोसाइड्स हो जाएगा, ये सी करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। यह पारंपरिक ग्राम नेगेटिव जीवाणुरोधी दवाओं की एक औषधीय एवं बैक्टीरियोलॉजिकल श्रेणी है। आपसे वही पूछा था कि कौन निम्नलिखित में बैक्टीरियोलॉजिकल श्रेणी है, तो यह बैक्टीरियोलॉजिकल श्रेणी हो जाएगा एमिनोग्लाइकोसाइड। कौन हो जाएगा? एमिनोग्लाइकोसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन लोकल एनेस्थेटिक? लोकल एनेस्थेटिक मतलब सुन्न करने के लिए, सुन्न समझते हैं ना, जख्म उखम चिरना फड़ना रहता था, डॉक्टर साहब को सुइया ढुका दिए, दवा दिए, उसमें मेडिसिन डाल दिए, सुन्न हो गया, आराम से चिड़फाड़ कर रहे हैं, कोई ज्यादा समस्या नहीं है, के रूप में उपयोग किया जाता है। भाई देखा, फोटो देख लीजिए, आप लोगों से कुछ लोग देखे भी होंगे। प्रोकेन, निम्न में से कौन लोकल एनेस्थेटिक के रूप में प्रयोग करते हैं? तो प्रोकेन का। किसका प्रयोग करते हैं? प्रोकेन का। नेट पे सर्च मार लीजिएगा, देखिएगा कैसा शिशिर आता है, डॉक्टर साहब के पास जाके मिल लिएगा, तनी प्रोकेन खोज लीजिएगा, शून्य करने का वो मेडिसिन है। टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन है? टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन है? तो क्लोरामफेनिकॉल। क्लोरामफेनिकॉल करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। निम्न में किसमें COOH समूह पाया जाता है? निम्न में किसमें COOH समूह नहीं होता है? एकरा में तो COH रहता है, इसमें भी COH रहता है, तो सभी में COH समूह। अच्छा, ये पिक्रिक एसिड में COH समूह नहीं रहता, कहेगा कैसे? फोटो देखिए, फोटो यह देखा, एकरा में NO2 है, यहां भी NO2 है, यहां भी NO2 है, लेकिन यहां OH है, COH नहीं है। आपसे पूछा था कि किसमें COH समूह नहीं है, तो पिक्रिक एसिड में। आपको क्लास में पिक्रिक एसिड के बारे में पढ़ाया गया है, अगर आपको बात ध्यान होगा तो आप इजिली समझ सकते हैं। एक समझना कैसे था, पहले समझिए। किसमें COH, ऐसा जरूरी नहीं है कि COH एग्जाम में आए, हो सकता है OH पूछ दे, हो सकता है कीटोन का समूह पूछ दे, हो सकता है आपको ईथर का समूह पूछ दे। तो आपको जो ऑप्शन दिया है उसका स्ट्रक्चर ध्यान होना चाहिए। एक बात याद रखिए, देखिए केमिस्ट्री जो है
सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने का रीजन क्या है? इसका स्ट्रक्चर। अगर आपको स्ट्रक्चर कंप्लीटली मजबूत है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत भी दिक्कत है तो प्रॉब्लम, परेशानी आपको शुरू कर देगा। यानी आपको जो ऑप्शन दिया है, अगर आप पूरे का स्ट्रक्चर जानते हैं तो आपको परेशानी नहीं होगा समझने में कि किसमें COH है और किसमें COH नहीं है। हमने तो बस आंसर जो था उसको लिख के दिखा दिया कि आप कैसे कह सकते हैं कि इसमें COH नहीं है। ये पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला है, इसमें 3NO2 होते हैं, एक बेंजीन होता है और साथ में एक OH होता है। तो COH तो हुआ नहीं, COH बोलता तो मैनेज होता, COH होता, लेकिन COOH नहीं है। तो आंसर इसका पिक्रिक एसिड, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका C, पिक्रिक एसिड। 2-एसिटॉक्सी बेंजोनोइक एसिड है, 2-एसिटॉक्सिक बेंजोनोइक, तो एस्पिरिन ही है, एस्पिरिन ही है। एस्पिरिन लिखा हुआ थोड़ा गलत है, एस्पिरिन अपना सुधार के सही कर लीजिएगा, ठीक है। एस्पिरिन के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। यह दर्द को कम करने पर प्रभावी करता है, यह रक्त के थक्के न बनने देने की लिए प्रभावी, हाँ ये भी सही है। तंत्रिकीय सक्रिय औषधि है। एस्पिरिन एक स्वाप, अच्छा हाँ देखिए, एस्पिरिन ऐसा मेडिसिन नहीं है कि खाइएगा तो नींद आवे लगेगा। इस स्वापक पीड़ाहारी का मतलब होता है निद्राकारी पीड़ाहारी। आपको पढ़ाए थे दो प्रकार का पीड़ाहारी होता है, एक निद्राकारी एक अनिद्राकारी। निद्राकारी मतलब जिसको खाने के बाद नींद आए वो निद्राकारी पीड़ाहारी है, और जिसको खाने के बाद नींद ना आए वो अनिद्राकारी पीड़ाहारी। नींद ना आए कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि खाली जगह तो नींद आइबे नहीं करेगा, आपको जितना बजे आता था वैसे नींद आएगा, मतलब आपके नींद पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। ये एस्पिरिन वैसा मेडिसिन है जिसको नींद से कोई मतलब नहीं है। तो एस्पिरिन एक स्वापक पीड़ाहारी है, ये बात लिखा हुआ इसके लिए गलत है और हमको यही गलत खोजना ही था, तो करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा। अभी हम लोग 44 क्वेश्चंस को डिस्कस किए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो फिर से एक बार वीडियो को रिपीट करके देखेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।